गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास को लेकर। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है शाहजहां। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, शाहजहां के प्रारंभिक परिचय, उसके समय में हुए प्रमुख विद्रोह, साम्राज्य विस्तार और उसकी स्थापत्य कला क्षेत्र में देन, या फिर संगीत के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में जो देन थी, या फिर उसके समय में हुए अर्थात शाहजहां के समय में हुए उत्तराधिकार युद्ध के बारे में हमने क्या किया था, संक्षेप में जानकारी प्राप्त की थी। तो उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी शाहजहां से ही संबंधित है। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, शाहजहां का जो काल है वो मुगल काल का स्वर्ण युग था या नहीं था, तो इसके पक्ष और विपक्ष में हमने जो तर्क है वो देखने हैं। तो अब आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग था या नहीं था। तो इस प्रकार अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि शाहजहां, इसके बचपन का जो नाम था वो खुर्रम था। इसका जो जन्म है वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था और 24 फरवरी 1628 को ये सिंहासन पर बैठ गया था और दिल्ली और आगरा का स्वामी बन गया था शाहजहां। तो शाहजहां की जो उपाधि है वो इसके पिता जहांगीर के द्वारा ही दी गई थी, जब शाहजहां ने अहमदनगर पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। तो इस उपलक्ष्य में जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी और 24 फरवरी 1628 को जो शाहजहां है वो गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के पश्चात एक उपाधि भी धारण करता है। ये उपाधि इस प्रकार थी। तो जो शाहजहां है वो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ ये क्या बनता है, मुगल बादशाह बन जाता है। तो इस प्रकार इसने जो है अपने शासन कार्य जो है अपने हाथों में लेता है और उसके समय में हुए प्रारंभिक विद्रोह, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और उसका साम्राज्य विस्तार भी हमने देख लिया था। और जैसा कि शाहजहां के जो 14 संतानें थी ऐसा माना जाता है। इन 14 संतानों में शाहजहां की 7 संतानें थी वो जीवित रही थी। शाहजहां की पत्नी का जो नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था, जो कि इतिहास में मुमताज़ के नाम से जानी गई है। तो इसी अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज़ से इसे 14 संतानों की उत्पत्ति हुई थी। इन 14 संतानों में से 7 संतानें तो जीवित नहीं बची थी और 14वीं संतान को जन्म देते समय जो अर्जुमंद बानो बेगम थी उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के पश्चात जो शाहजहां है वो अपनी प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम की याद में आगरा के अंदर सफ़ेद संगमरमर का क्या बनवाता है, एक ताजमहल का निर्माण आगरा के अंदर करवाता है। यह पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का है। यहाँ जो पत्थर लगा हुआ है वो मकराना से लाया गया था। तो शाहजहां का जो निर्माण कार्य है वो उस्ताद इंशा और अहमद लाहौरी के निर्देशन में ये कार्य संपन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इसको बनने में 22 वर्ष तक का समय लगा था और इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। तो इस प्रकार इसकी 7 संतानें जो जीवित रही थी उनके जो नाम थे वो इस प्रकार थे। पहला दारा शिकोह, दूसरा औरंगजेब, तीसरा मुराद बख्श, चौथा शाह शुजा। ये जो थे इसके पुत्रों के नाम शाहजहां के। और पुत्रियों के नाम इस प्रकार थे। पहली थी जहान आरा, दूसरी रोशन आरा, तीसरी बेटी थी जो इसकी वो था उसका नाम था गोहन आरा। इस प्रकार ये 7 संतानें थी शाहजहां की जो कि जीवित बची थी 14 संतानों में से। तो इस प्रकार जो उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया था 1658 से 59 के बीच, तब क्या हुआ था कि जो जहान आरा थी उसने तो दारा शिकोह का क्या दिया, साथ दिया था, और रोशन आरा ने किसका दिया, औरंगजेब
जेब का और गोहनहारा ने साथ दिया था मुराद बख्श का, जबकि शाह शुजा के समर्थन में कोई भी बहन नहीं थी। तो उत्तराधिकारी युद्ध 1658 से 59 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था और इसके संबंध में 4 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें पहला था बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मत का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध और चौथा था देवराय का युद्ध, जो कि औरंगजेब और दारा के मध्य लड़ा जाता है। देवराय का युद्ध, इसमें जो औरंगजेब है अपने भाई दारा को पराजित कर देता है और सिंहासन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है। इसके पश्चात उसका शासन कार्य आरंभ होता है और उसने दक्षिण भारत के अंतर्गत बीजापुर और गोलकुंडा को पराजित कर संधि की और वहां से काफी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त की और उन्हें वार्षिक कर चुकाने का भी क्या दिया था, वचन दिया था। इसके अलावा शाहजहां ने अहमदनगर की विजय भी प्राप्त की थी। तो इस प्रकार शाहजहां ने अपने शासन कार्य में साम्राज्य विस्तार की ओर भी काफी ध्यान दिया था। अब हम चलते हैं शाहजहां के शासनकाल जो था वो मुगल काल का स्वर्ण युग था या नहीं था। अब हम देखते हैं शाहजहां का जो काल था वो मुगल काल का स्वर्ण युग था या नहीं था। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या दिए गए हैं, तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पक्ष में तर्क। जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो शाहजहां का जो काल था वो मुगल काल का क्या था, स्वर्ण युग रहा था। इनमें डॉक्टर एल्फेंटेंस जो है मुख्य थे, जो मानते थे कि शाहजहां का जो काल है मुगल काल का स्वर्ण युग था। अब जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग था, उन्होंने अपने पक्ष में क्या दिए हैं, तर्क प्रस्तुत कर इसकी विवेचना की है। सबसे पहले जो तर्क दिया गया वो है मुगल साम्राज्य का क्या हुआ था, विस्तार। तो इसके संबंध में तर्क दिया जाता है कि शाहजहां ने गद्दी पर बैठने के पश्चात क्या किया, उसने अपने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को क्या किया, काफी आगे बढ़ाया था। उसने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी और दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर वहां से संधि वार्ता की और उन्हें कर चुकाने के लिए क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था। अहमदनगर की विजय इसने प्राप्त की, जिसके उपलक्ष्य में ही जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि क्या की थी, प्रदान की थी। इसके अलावा शाहजहां ने बुंदेलखंड के शासक जोजर सिंह को भी युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था। तो इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शाहजहां का जो काल था वो मुगल काल का क्या था, स्वर्ण युग था, क्योंकि उसका जो साम्राज्य है वो काबुल से हिंद से लेकर दक्षिण में गोवा तथा दौलताबाद तक और पश्चिम में सिंध में लाहौरी चौकी से पूर्व में असम में सिलहट तक जो है फैला हुआ था। दक्षिण भारत के प्रदेशों पर भी उसका अधिकार था। दक्षिण भारत के अंतर्गत बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और एक संधि वार्ता हुई थी, जिसके अनुसार उन्होंने वार्षिक कर चुकाने का क्या दिया था, वचन दिया था। इसके अलावा अनेक राजपूत नरेश जो थे वो भी शाहजहां के पक्ष में बने हुए थे। तो यही कारण है कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये माना गया कि शाहजहां के काल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ था, अतः इसके काल को स्वर्ण युग मान सकते हैं। दूसरी बात जो मानी गई थी पक्ष में तर्क की वो है साम्राज्य में क्या रही थी, शांति और व्यवस्था कायम रही थी, जिसके कारण ही शाहजहां के काल को क्या माना गया, मुगल काल का स्वर्ण युग माना गया था। तो इसमें जो इतिहास का मत के में जो पक्ष तर्क देते हैं उनके अनुसार क्या था कि शाहजहां के काल में पूर्णतः शांति और व्यवस्था कायम रही थी। साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो सुरक्षित थी, बाहरी आक्रमण का भी उस समय कोई डर नहीं था। लोगों का धन व जीवन जो है उस समय सुरक्षित था। जो राजमार्ग था वो उस समय चोरों, डाकुओं और लुटेरों से क्या थे, सुरक्षित थे। तो यही कारण है कि शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना गया है, क्योंकि उस समय साम्राज्य में क्या बनी रही, शांति व्यवस्था बनी रही। लोगों को चोरों, डाकुओं और लुटेरों का जो डर है उस समय नहीं था।
लोग निडर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा भी सकते थे। तीसरा कारण जो माना गया वो है उत्तम शासन व्यवस्था, जो कि शाहजहां के द्वारा स्थापित की गई थी अपने साम्राज्य के अंतर्गत। तो शाहजहां जो था वो एक कुशल प्रशासक भी था। उसने साम्राज्य की शासन व्यवस्था को क्या किया, व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास किया था। उसने संपूर्ण साम्राज्य में एक सी शासन व्यवस्था और न्याय प्रणाली लागू की थी। सम्राट अपने पदाधिकारियों और मंत्रियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता था। शाहजहां स्वयं भी शासन कार्यों में पूरी रुचि लेता था। उच्च पदों पर योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को ही भर्ती उस समय क्या था, किया जाता था। और शाहजहां जो था एक प्रजावत्सल शासक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अपनी प्रजा की भलाई करना अपना मुख्य कर्तव्य समझता था। यही कारण है कि शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट है जनहित के कार्यों में रुचि। तो जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग था, उनके अनुसार स्पष्ट किया गया है कि जो शाहजहां था वो जनहित के कार्यों में क्या लेता था, रुचि लेता था। जनता के हितों को ध्यान में रखना शाहजहां अपना मुख्य कर्तव्य समझता था। शाहजहां अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था और उनकी भलाई के लिए उसने अनेक कार्य भी करवाए थे शाहजहां ने। तो शाहजहां ने क्या किया, प्रजा की भलाई हेतु अनेक नहरों, जलाशयों, धर्मशालाओं, सड़कों, पुलों आदि का निर्माण करवाया था। उसने लाहौर के निकटवर्ती क्षेत्रों की सिंचाई के लिए क्या किया था, रावी नदी से भी एक नहर निकलवाई थी और पश्चिमी यमुना की मरम्मत उसके द्वारा करवाई गई थी। जो शाहजहां था वो दीन दुखियों, अनाथों, भूखों, अपाहियों की सहायता किया करता था शाहजहां, अर्थात जनहित कार्यों में शाहजहां की विशेष रुचि रहती थी। और इन दीन दुखियों, भूखों, अनाथों को आर्थिक सहायता शाहजहां के द्वारा प्रदान करवाई जाती थी। शाहजहां ने अनेक भोजनालय भी खुलवाए थे। एक बार 1630 में जब दक्षिण में अकाल पड़ा था तो शाहजहां ने क्या किया, 70 लाख रुपए का जो भूमि कर था वो उसने माफ करवा दिया था और प्रजा के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था जो है उसके द्वारा की गई थी। इसी श्रृंखला में अगले जो पक्ष में तर्क दिया जाता है वो है सम्राट की न्यायप्रियता। तो इस प्रकार शाहजहां एक न्यायप्रिय सम्राट भी था। वह बुधवार को अपनी अदालत लगाता था। शाहजहां एक न्यायप्रिय सम्राट था और बुधवार को अपनी अदालत लगाया करता था और मुकदमों की सुनवाई होती थी। वह प्रजा को, शाहजहां जो है वो अपनी प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करता था, अर्थात न्याय के संबंध में प्रजा से कोई भेदभाव शाहजहां के द्वारा नहीं किया जाता था। अपराधी पाए जाने पर जो शाहजहां था वो बड़े से बड़े अधिकारी को भी दंडित करता था। तो इस प्रकार शाहजहां एक न्यायप्रिय सम्राट था, जिसके कारण इसके काल को क्या है, स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी गई। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि का युग था शाहजहां का काल। तो शाहजहां का जो शासन काल था वो आर्थिक समृद्धि का युग था, क्योंकि उस समय साम्राज्य की जो आर्थिक दशा थी वो काफी अच्छी थी। कृषि, व्यापार, उद्योग धंधे काफी उन्नत अवस्था में रहे थे। जो देश था वो धन संपन्न बना हुआ था। कृषकों की दशा उस समय काफी अच्छी रही थी। इसके अलावा विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। एशिया और यूरोप के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। भारत से सूती और रेशमी कपड़े, अफीम, मसाले, श्रृंगार, प्रसाधन, चीनी वस्तुएं आदि जो थी एशिया में यूरोप को भेजी जाती थी। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार जो था उस समय काफी उन्नत अवस्था में रहा था। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। साहित्य और कला के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई थी। यही कारण है कि शाहजहां के काल को मुगल काल का क्या माना गया, स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। तो साहित्य के क्षेत्र में जो शाहजहां के काल में काफी उन्नति हुई थी। इसके अंतर्गत जो है शाहजहां के संबंध में 3 जो विद्वानों के द्वारा पातशाह
नामा लिखा गया था, बादशाहनामा। तो इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ, साहित्य के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई थी। तो शाहजहां के शासनकाल का जो इतिहास है वो क्या है, बादशाहनामा में वर्णित किया गया है। ये बादशाहनामा जो है उसे 3 लेखकों ने पूरा किया था और इसमें शाहजहां के समय की घटनाओं का क्या छोड़ा गया, वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा जो लिखा था उसमें क्या किया गया है, तैमूर से लेकर शाहजहां के काल के प्रारंभ से लेकर 20वें साल का इतिहास का वर्णन जो है वो बादशाहनामा में छोड़ा गया है, जिसे कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। तो शाहजहां के शासनकाल के इतिहास को जो है 3 लेखकों के द्वारा बादशाहनामा में क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इसमें अब्दुल लाहौरी, कजविनी और मोहम्मद वारिस के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। तो इनके द्वारा बादशाहनामा लिखा गया और शाहजहां के समय की अलग अलग घटनाओं का जो वर्णन है वो इसमें क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। इसी श्रृंखला में कजविनी ने भी बादशाहनामा लिखा था, जिसमें शाहजहां के जन्म से लेकर शाहजहां के 10वें वर्ष तक के इतिहास का जो वर्णन है वो कजविनी ने किया था बादशाहनामा में। इसके अलावा मोहम्मद वारिस, इसने भी बादशाहनामा लिखा था जो कि शाहजहां के शासनकाल के इतिहास से संबंधित है। इसमें शाहजहां के शासनकाल के 21वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक का जो हाल है वो इसने लिखा, किसने, मोहम्मद वारिस ने। तो इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी शाहजहां के काल में काफी उन्नति हुई थी और बादशाहनामा जो अलग अलग लेखकों के द्वारा शाहजहां के संबंध में जो घटनाओं का विवरण दिया गया है उसकी जानकारी इसमें दी गई है। इसे बादशाहनामा, शाहजहांनामा और बादशाहनामा के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार जो बादशाहनामा की रचना वो 3 लेखकों ने की थी, जिसमें शाहजहां के शासनकाल के इतिहास के बारे में क्या दिया गया, हाल का वर्णन जो है छोड़ा गया है। तो इसी प्रकार उस समय सूरदास, चिंतामणि, कविंद्राचार्य, भूषण, सेनापति, मतीराम, बिहारी जो थे उस समय के क्या थे, प्रमुख विद्वान रहे थे। जो शाहजहां था वो स्वयं भी एक अच्छा गायक था। अब चलते हैं साहित्य क्षेत्र में उन्नति के बाद कला के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में हुई उन्नति के कारण ही शाहजहां के काल को क्या माना गया, मुगल काल का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। क्योंकि स्थापत्य कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और आदि में क्या हुई थी, उस समय काफी उन्नति हुई थी। तो कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई क्योंकि आगरा के अंदर शाहजहां ने अनेक भवनों का क्या करवाया था, भवनों, मकबरों, मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले कला क्षेत्र में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। जो ताजमहल है वो शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम तथा मुमताज की याद में बनवाया था। ये जो मुमताज थी वो 14वीं संतान को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो शाहजहां था वो अपनी बेगम मुमताज से काफी प्रेम करता था, अतः उसने उसकी याद में ताजमहल आगरा के अंदर बनवाया। यह ताजमहल सफेद संगमरमर पत्थरों का बना हुआ है। यह जो ताजमहल का जो निर्माण कार्य है वो उस्ताद इंशा और अहमद लाहौरी के निर्देशन में जो कार्य संपन्न हुआ था। इसे बनने में कहा जाता है कि 22 वर्ष का समय लगा था और करोड़ों रुपए इसमें क्या हुए थे, खर्च हुए थे। तो इसके अलावा मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था, जिसे कि इतिहास में तख्ते हाउस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो कोहिनूर हीरा भी जड़वाया गया था शाहजहां के द्वारा। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मच्छी भवन, ये सभी जो है शाहजहां के द्वारा ही बनवाए गए थे। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला है वो भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जिसकी लंबाई 3200 थी और चौड़ाई जो थी 1600 फुट थी। इसके अलावा जामा मस्जिद जो दिल्ली में बनवाई गई थी और वो भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाई गई थी। इसके अलावा कश्मीर और लाहौर के अंदर उसने अनेक सुंदर उद्यानों का क्या करवाया था, निर्माण कार्य करवाया था। तो इस प्रकार कला के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई शाहजहां के समय में। इसके अलावा शाहजहां के दरबार में
जगन्नाथ, रामदास और लाल खान जो था संगीतज्ञ रहते थे। शाहजहां स्वयं भी एक अच्छा गायक था और उसकी गायन में काफ़ी रुचि थी। इसके अलावा मोहम्मद फ़कीर, मीर हाशिम, चिंतामणि ये जो थे उस समय के प्रमुख चित्रकार शाहजहां के समय में थे। तो इस प्रकार शाहजहां के काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में काफ़ी क्या हुई थी, उन्नति हुई थी। इसी कारण इसे क्या है, मुगल काल के स्वर्ण युग का नाम दिया गया था। इसी प्रकार अगली श्रृंखला में है पक्ष में तर्क, जो वो है व्यापार की उन्नति। तो इस प्रकार शाहजहां के काल में आर्थिक समृद्धि का युग था। व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई थी। भारत के विदेशों से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। जो देश था वो धन संपन्न बना हुआ था। तो यही कारण है कि शाहजहां के काल को मुगल काल का एक स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। और इतिहासकार जो मानते हैं कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग था, तो उन्होंने अपने पक्ष में क्या रखे, तर्क भी रखे हैं। अर्थात उनके अनुसार शाहजहां के समय में मुगल काल का काफी विस्तार हुआ था, मुगल साम्राज्य का, और साम्राज्य में जो था उस समय शांति व्यवस्था बनी रही थी। जो शासन व्यवस्था थी शाहजहां की वो भी उत्तम थी। और जो शाहजहां था वो जनहित के कार्यों में क्या लेता था, पूरी रुचि लेता था। और सम्राट जो था न्यायप्रिय सम्राट था, अर्थात न्याय के संबंध में अपनी प्रजा से वो भेदभाव नहीं करता था। आर्थिक समृद्धि तो उस समय थी, या ऐसा माना जाता है कि वो आर्थिक समृद्धि का युग था। कृषि, व्यापार, उद्योग धंधे जो थे उस समय उन्नत अवस्था में रहे थे। इसके अलावा साहित्य कला क्षेत्र में उन्नति जो आपने कभी देखा ही था। इसके अलावा व्यापार जो था वो काफी अच्छा उन्नत अवस्था में था। यही कारण है कि शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। आइए अब हम चलते हैं, जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग नहीं था। तो इसमें पहला है शाहजहां का दुर्बल चरित्र। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से भी ये एक विफल इंसान रहा था, और धार्मिक असहिष्णुता की नीति का ये पालन शाहजहां के द्वारा किया गया था। इसके अलावा प्रजा का शोषण उस समय अधिक होता था शाहजहां के समय में। ऐसा जो विद्वान मानते हैं, उन्होंने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग नहीं माना। इनमें डॉक्टर स्मिथ प्रमुख रूप से थे, जिन्होंने माना कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग नहीं था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि शाहजहां के समय में भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ था, अतः इसे शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग नहीं मान सकते। इसके अलावा सम्राट जो था काफी अपव्ययी था, अपने दरबार की साज सज्जा में वो काफी धन खर्च करता था, अतः इस कारण इसको जो है मुगल काल का स्वर्ण युग की संज्ञा नहीं दी गई। तो संक्षेप में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों नहीं था। तो विंसमेट स्मिथ ने और एल्फ्रेटस के विचारों की क्या की, कटु आलोचना की। तो एल्फ्रेटस के विचारों की कटु आलोचना कर दी। इसने विंसेंट स्मिथ ने एल्फ्रेटस के विचारों की आलोचना की। और विंसेंट स्मिथ के अनुसार शाहजहां की शासन व्यवस्था जो थी उस समय सुसंगठित नहीं थी। तो शाहजहां का जो चरित्र था वो भी दुर्बल था, और उसकी शासन व्यवस्था दूषित और भ्रष्ट थी। प्रशासन में उस समय शिथिलता आ चुकी थी। प्रांतों में सूबेदार और अधिकारी जो थे जनता पर उस समय भारी अत्याचार करते थे। प्रशासन में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जो काफी फैल चुका था, और जनहित के कार्यों की भी उस समय उपेक्षा ही की जाती थी, न कि ध्यान दिया जाता था। शाहजहां का जो सैन्य संगठन था वो भी काफी कमजोर था, और जिसके कारण जो सेना थी वो अनुशासनहीन हो चुकी थी। तो शाहजहां ने भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था, जिस पर कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। और इसके अलावा शाहजहां ने भोग विलास और शान शौकत पर भी काफी खर्च किया था। अर्थात शाहजहां का जो चरित्र था वो दुर्बल था, वो भोग विलास में काफी समय और धन खर्च करता था, और जिससे राजकोष पर पड़ा बुरा प्रभाव। शाहजहां ने इस खर्चे की पूर्ति के लिए फिर क्या किया, जनता पर लगा दिया काफी कर। वो इस प्रकार जनता काफी दुखी थी। किसानों की दशा भी काफी खराब थी। उन्हें अपनी उपज का क्या है 50% जो है शाहजहां को लगान देना पड़ता था।
अकाल के समय में भी उनकी दशा बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। 1630-31 में गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। तो शाहजहां जो था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसमें अकबर जैसी धार्मिक उदारता नहीं थी। शाहजहां ने भी अनेक मंदिरों को नष्ट करवाया, हिंदुओं पर जो है अनेक कर लगाए और ईसाई लोगों पर भी इसने अत्याचार किए थे और उन्हें बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाया था शाहजहां ने। इसके अलावा शाहजहां के काल में समाज के अंदर दो वर्ग थे, अमीर वर्ग जिसमें अमीर सरदार अधिकारी वर्ग धनी वर्ग के लोग थे, तो दूसरी ओर शोषित वर्ग जिसमें कृषक लोग आते थे। जो अमीर लोग थे वो ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते थे और ये जो लोग थे वो निम्न वर्ग का जमकर शोषण करते थे। चूंकि गरीब लोग काफी मेहनत करते थे, कठोर परिश्रम के बाद भी भरपेट भोजन उस समय नहीं कर पाते थे। गरीब जनता को राजनीतिक समाज में कोई स्थान नहीं था। उच्च वर्ग के लोग गरीबों का उस समय शोषण करते थे। शाहजहां का चरित्र भी दुर्बल था, क्योंकि उन्होंने गद्दी को प्राप्त करने के लिए क्या किया था, भाइयों की हत्या करवा दी थी और अपने पुत्रों के साथ भी ये भेदभावपूर्ण व्यवहार रखता था। शाहजहां जो था एक विलासी व्यक्ति था और इस विलासी व्यक्ति था वो अधिकतर समय जो अपना अनैतिक जीवन व्यतीत करता था और भोग विलास में ही अपना जीवन यापन करता था। इसके अलावा अपव्ययी सम्राट था। इसने भवन निर्माण के समय अनेक धनराशि उच्च धनराशि खर्च की थी, जो जनता से कर वसूल कर लाई गई थी। तो इस प्रकार शाहजहां का जो काल है वो मुगल काल को स्वर्ण युग के नहीं माना जाता, उसके पक्ष में जो है वो निम्नलिखित दिए जाते हैं कि शाहजहां का जो चरित्र था वो दुर्बल था, राजनीतिक दृष्टि से भी ये सफल नहीं रहा था और धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन किया था, अर्थात अकबर की नीतियों के आधार पर इसने अपने शासन का संचालन नहीं किया, तो इसने प्रजा का शोषण किया, ऐसा मानते हैं कुछ इतिहासकार। और भ्रष्टाचार उस समय काफी फैला हुआ था और जो शाहजहां था वो काफी अपव्ययी सम्राट था। तो यही कारण है कि जो कुछ इतिहासकार के अनुसार इसका जो काल है मुगल काल का स्वर्ण युग नहीं था। तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।